हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे इश्यूज, कंसर्न्स एंड ट्रेंड्स इन लर्निंग असेसमेंट। और इसमें हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पेयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड अदर टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि जल्दी मैं आपके लिए और भी ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है क्या। वो एग्जामिनेशन जो इंटरनेट सर्विस की मदद से की जाए, किसी वेब बेस्ड एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर की मदद से की जाए, उसे हम कहते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है? कॉलेजेस में यूज़ होती है, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होते हैं, स्कूल्स में यूज़ हो सकते हैं, और बहुत सारे ऑफिस वगैरह हर जगह, मतलब आजकल तो ये चलता ही है। फिर उसके बाद क्या है, बात क्या है कि इसके फीचर्स क्या है। एक तरह से बहुत ही इवेल्यूएशन सिस्टम के लिए एक अल्टरनेट है ये। पहले क्या होता था, पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशंस होते थे, और अब क्या है, इसके बेसिस पे हम इवेल्युएट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस क्या होते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में हम ऐड कर सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, शेड्यूल टेस्ट, क्विजेज, एग्जाम्स और रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। जब हम पहले पेन पेपर बेस्ड एग्जाम्स लेते थे तो अगर एक बार एग्जाम बन चुका है तो उसमें एडिटिंग करना बहुत मुश्किल होता था, वो पॉसिबल ही नहीं था। तो वो सारी चीज़ें दोबारा से करनी पड़ती थी, या फिर ऐसे मतलब टीचर्स ठीक करवाते थे। लेकिन अब क्या है कि आसानी से ठीक किया जा सकता है, किसी भी चीज़ को एडिट किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है या डिलीट किया जा सकता है। कि बहुत सारा टाइम सेव करती है ये, और कि क्योंकि बहुत फास्ट है ये प्रोसेस, इमीडिएट फीडबैक मिलता है, क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा है, सिस्टमैटिक वे में हो रहा है, मशीनरी कर रही है ना काम, तो जल्दी हो जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे जितने भी ये ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं इनके रिजल्ट बहुत फास्ट आ जाते हैं, क्योंकि क्या है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। कंप्लीटली ऑटोमेटेड ओल्ड मैनुअल प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम्स। इसने क्या है कि जो पुराना पेन पेपर एग्जामिनेशन का प्रोसीजर था उसको पूरी तरह से पलट दिया है, पूरी तरह से ऑटोमेट कर दिया है। अब हम बात करेंगे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, कि क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहली बात आती है क्रिएशन ऑफ एग्जाम, कि एग्जाम को क्रिएट कैसे किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, जो एग्जामिनर होता है एक तरीके से क्वेश्चन बैंक बनाता है, फिर उसमें से वो क्वेश्चन चूज करके क्या है कि पेपर बनाता है पूरा। तो ये जिम्मेदारी होती है कि इस चीज़ को क्या है, सेफली रखा जाए ताकि पेपर लीक ना हो पाए। ये कुछ लोगों के पास ही इसकी सिक्योरिटी दी जाती है। फिर अगली बात आती है सुपरविजन ऑफ एग्जामिनेशन की। अब यहाँ पे क्या है कि वेरिफिकेशन की जाए, जो कैंडिडेट एग्जाम देने आ रहा है, ऐसा नहीं हो ना कि उसकी जगह कोई और आ जाए एग्जाम देने या कुछ। तो वेरिफिकेशन हो कैंडिडेट की, ई सर्विलेंस हो एग्जामिनेशन सेंटर की, ताकि कुछ अनफेयर ना हो पाए, सब कुछ जो है प्रॉपरली सिस्टमैटिक फेयर वे में हो। फिर उसके बाद बात आती है फाइनल स्टेज मार्किंग ऑफ एग्जामिनेशन की। अब यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ सक्सेस डिटरमाइन किया जाता है कि कितनी सक्सेस मिली है, कितने मार्क्स आए, ये सारी चीज़ें। ये क्या है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम मार्किंग क्या है बहुत जल्दी इमीडिएट फीडबैक, जैसे मैंने पहले बात करी थी कि इंस्टेंटेनियसली हो सकता है या फिर कुछ टाइम में, मतलब रिजल्ट हमें बहुत जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि सब कुछ क्या है ऑटोमेटिक वे में हो रहा है, ऑटोमेटेड है और सिस्टमैटिक वे में मशीनरी वर्क है ज़्यादा। फिर अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की, कि क्या फीचर हैं। तो क्या है, ऑथर एंड ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चन की, हाईली एडुकेटेड लोग क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के क्वेश्चन पेपर बना दे रहा है। और क्या है, पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में बन रही है चीज़ें, क्वेश्चन बैंक बनाया जा रहा है, उसमें से क्वेश्चन चूज किए जा रहे हैं, बाकियों की राय ली जा रही है, और एक पूरी कमेटी होती है जो बनाती है। फिर उसके बाद आता है सिक्योर डिलीवरी ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो ये क्या है कि पेपर लीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ सिलेक्टिव लोगों के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो पेपर को देख सके, या फिर क्या है कि पेपर में कुछ ऐड कर सके, एडिट कर सके, डिलीट कर सके। तो सिक्योर डिलीवरी होती है क्वेश्चंस की। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है ग्राफिकल एनालिसिस, कि ये स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ रिजल्ट कैसा बन रहा है, या फिर कि किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, या कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो ये सारे क्या है ग्राफिकली एनालाइज कर सकते हैं हम। इजी इवेल्युएशन, मशीनरी वर्क है तो फटाफट इवेल्युएट हो जाता है। नॉर्मली क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो मशीनरी उसी वक्त फटाफट बता देते हैं कि हाँ इतने आंसर्स ठीक है, जो भी हमने सॉफ्टवेयर में डाला होता है उसमें इन्फॉर्मेशन डाली होती है उस बेसिस पे, और इतने आंसर्स गलत है, तो फटाफट इवेल्युएशन हो जाती है। उसके बाद आता है मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट। पहले क्या होता था, तो पेन पेपर एग्जाम है उसमें क्या है कि नॉर्मली इंग्लिश या हिंदी में ही हो सकता था एग्जाम, और ज़्यादातर तो इंग्लिश में ही होता था। लेकिन अब क्या है, गूगल ट्रांसलेटर की मदद से या और सॉफ्टवेयर की मदद से क्या है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में हो सकता है। तो ये क्या है कि मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। रेंडमाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चंस। अब आप देखते थे जो पेन पेपर एग्जाम्स होते थे उनमें क्या है क्वेश्चंस लाइन वाइज आते थे, सबके लिए वैसे ही क्वेश्चंस आते थे। लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में क्या है कि क्वेश्चंस क्या है आगे पीछे आ सकते हैं, क्योंकि वो क्या है कि जो हो सकता है जो क्वेश्चन आपके लिए फर्स्ट नंबर पे हो किसी और के लिए 10th नंबर पे हो, तो रैंडमाइज कर देते हैं उसको। जनरेट रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट्स और रिजल्ट बहुत क्विकली बन सकते हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म
कि कैसे होती है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं इसकी, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले बात आती है डिफाइनिंग द प्रोसेस, कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो प्रॉपर, एक सिंगल कंप्यूटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बच्चे, दो बच्चों को एक कंप्यूटर दे सकते हो, हर किसी के पास अपना कंप्यूटर होना चाहिए, तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कॉपिंग, कि कॉपी नहीं कर पाते, क्योंकि वही चीज़ जो पहले बोली कि रैंडम सीक्वेंस है, कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, ये चीज़ इसकी एक फ़ायदा है, एक प्लेटफॉर्म पे मतलब बात कर सकते हैं इसके बारे में हम। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी क्या है कि प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए रिजल्ट और रिस्पॉन्स को स्टोर करने के लिए। ऐसा नहीं कि अगर इंसान टिक कहीं और कर रहा है और वो टिक कहीं और हो जाए, तो मतलब एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए रिजल्ट और रिस्पॉन्स को स्टोर करने के लिए। ऑटोमेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन, की वेब कैमराज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम किसी और ने फॉर्म फिल किया है और एग्जाम कोई और ही दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेब कैमराज वगैरह होने चाहिए ताकि चेक कर सके कि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि क्या वही बंदा एग्जाम दे रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो एडवांटेजेस क्या है कि एसेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें क्या है कि एसेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है कि कैन बी कंडक्टेड एनीवेयर। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन जो दूसरे पेन पेपर एग्जाम होते थे प्रॉपर सेंटर्स में ही होते थे, ये क्या है जो आसपास कोई भी साइबर सेंटर या कुछ होता है वहाँ पे भी हो जाते हैं। कॉस्ट सेविंग है, जो पेपर पेंसिल पे ये सारी आती थी, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये सारे आते थे, तो वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। उसके बाद क्या है, इमीडिएट फीडबैक है, कि जो भी हमारा फीडबैक आता है, जो भी हमारा रिजल्ट होता है, वो इंस्टेंटली जनरेट हो जाता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करेंगे कि जो भी आउटकम्स हैं हम उसको स्टैटिस्टिकली शो कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के जैसे पहले देखा जाता था कि क्वेश्चन पेपर बनाना, फिर एग्जाम मतलब कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना, फिर उनकी आंसर शीट इवेलुएट करना, फिर रिजल्ट्स डिक्लेयर करना, तो ये काफ़ी क्या थी, लॉन्ग प्रोसेस थी और काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ और टाइम टेकिंग वाली प्रोसेस थी। तो उसको कम कर दिया, तो हेल्प्स इन सेविंग टाइम। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मोर एसेसिबल टू फिजिकली डिसेबल। अब जो लोगों को जिनको क्या लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ज़्यादातर क्या टिक वगैरह ही करना होता है, तो फिर उनको फ़ायदा हुआ है। सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब क्या है कि कॉन्फिडेंशियलिटी हुई है कि एक तरीके से क्वेश्चन क्या है कि अब किसी के भी हाथ में नहीं, पहले क्या है कि पेन्स वगैरह कर रखते थे या कुछ मतलब अलग अलग हाथों में जा रहे थे, अब क्या है कि एक प्रॉपर कमेटी है जो कि उन सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है, तो क्या पूरा सिक्योर तरीके से एग्जाम्स होते हैं। फिर अगर हम बात करें लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की, तो लिमिटेशंस क्या है इसमें, टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है जिस सिस्टम पर आप बैठे वो अच्छे से काम ना करें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक्सपेंसिव, अब एक कंप्यूटर खरीदना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, हालांकि बाद में उसी कंप्यूटर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं या बहुत सारे लोग पेपर दे रहे हैं, तो वो वहीं पे आ जाती है बात, लेकिन एक लिमिटेशन इसकी इसको मान सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग और क्रिएटिव आंसर्स, अगर आप ऐसे टाइप आंसर्स लिख रहे हो या कुछ या सब्जेक्टिव आंसर्स लिख रहे हो, तो वहाँ पे ये सुटेबल नहीं है, कि अब इतनी सारी टाइपिंग हो सकती है, किसी की टाइपिंग स्पीड कम हो या कुछ, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनकन्वीनियंट टू क्लैरिफाई क्वेश्चंस, अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को क्वेश्चंस में डाउट होता है, तो वो टीचर से पूछते हैं, आसपास या जो सुपरवाइजर होता है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपको कुछ डाउट है तो वो आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते किसी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का टॉपिक खत्म होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने मेजर कंपोनेंट्स पढ़े, इसके फीचर पढ़े, फिर प्रोसेस पढ़ी, एडवांटेजेस पढ़ी और लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस पढ़ी। अब हम बात करेंगे पेयर असेसमेंट की। तो देखिए, पेयर का मतलब क्या होता है, हमारे ही आसपास वाले लोग, जैसे जो हमारे क्लासमेट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, ये सारे। तो अगर हम पेयर असेसमेंट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर जो है वो मिलकर इवेल्युएशन करते हैं हमारे काम की। इससे क्या है कि स्टूडेंट्स क्या है खुद को ज़्यादा इंगेज कर पाते हैं किसी भी काम में, और बहुत ज़्यादा उनमें इच्छा होती है कि हाँ वो काम करें, ताकि वो अपने आसपास के लोगों से थोड़ी तारीफ पा सकें, या फिर एक मतलब इमीडिएट फीडबैक मिलता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई। तो अगर हम इसमें बात करेंगे लेवल, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि हमें सिखाया जाता है कि हमें कैसे एज अ टीचर बिहेव करना है, और हमें जज कौन कर रहे होते हैं, हमारे क्लासमेट। तो वो क्या एक तरीके से पीयर असेसमेंट का ही हिस्सा है। बात करते हैं लेवल्स ऑफ पीयर असेसमेंट की। तो ये क्या है कि दो लेवल है इसके। लोएस्ट लेवल में क्या होता है कि इंस्ट्रक्टर ये सारी चीज़ें बनाता है, कि मॉडल प्रिपेयर करता है कि हाँ इस तरीके के आंसर्स पे आपको इस तरीके का मतलब फीडबैक देना है, या किस बेसिस पे आपको मार्क्स अवार्ड करने हैं। तो ये सारी चीज़ें लोएस्ट लेवल है, कि मतलब जो पीयर है उसका उतना ज़्यादा रोल नहीं है यहाँ पे, इंस्ट्रक्टर बता रहा है उन्हें कि क्या करना है। तो जो फाइनल मार्किंग होती है वो इंस्ट्रक्टर के द्वारा ही की जाती है। अगर हम बात करें हाईएस्ट लेवल पे, तो जैसे वर्ड ही बता रहा है हाईएस्ट लेवल, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर क्या है कि ये मिलके काम करते हैं। पिछले में क्या था कि इंस्ट्रक्टर गाइड कर रहा था उन्हें, यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट अपनी जजमेंट देंगे। तो क्या है इंस्ट्रक्टर का उतना रोल नहीं होगा, बच्चे जैसी जजमेंट देना चाहें वैसी दे सकते हैं।
अब हम बात करेंगे इफेक्टिव इम्प्लीकेशंस ऑफ पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट को हम कैसे इफेक्टिव बना सके, कैसे उससे से ज़्यादा फायदा ले सकें। तो सबसे पहले पॉइंट आएगा हमारे पास इजी गाइडलाइंस टू इम्प्लीमेंट। इजी गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि बच्चों को पता लगे कि कैसे हमें अपने साथ वालों को जज करना है, किस किस बेसिस पे जज करना है। कॉन्फिडेंट क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम में क्या होता है कि इनकरेजिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि जो एज अ टीचर मतलब बिहेव कर रहा है, वहाँ पे टीचर का रोल निभा रहा है, तो वो भी क्या है कॉन्फिडेंटली अपना परफॉर्मेंस दे सके, और जो उसके पेयर है वो भी उसे प्रॉपरली जज कर सके कि हाँ हम इस बेसिस पे उसे जज करेंगे। फिर उसके बाद फुली ट्रेन्ड स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे जज करना है। ऐसा नहीं है कि वो अपना दोस्त समझ के किसी को अच्छे नंबर दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, तो वो थोड़ी गलत बात हो जाती है। हेल्प बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक, उन्हें क्या है कि फीडबैक प्रोवाइड करना है उसे ताकि वो अपने क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान सके। रिक्वायर्स असेसर्स टू जस्टिफाई स्टेटमेंट, अब ऐसा नहीं है कि आपका पेयर आपको गंदे मार्क्स दे दे और उन्हें बताना पड़ेगा कि आपने किस बेसिस पे ये मार्क्स दिए हैं, उन्हें रीजन देना पड़ेगा उस चीज के लिए, जस्टिफाई करना पड़ेगा अपनी स्टेटमेंट को। उसके बाद क्या है, ट्रेन स्टूडेंट्स हाउ टू इंटरप्रेट फीडबैक। अब अगर किसी ने आपको फीडबैक दिया है तो आपको समझना है कि उसने किस बेसिस पे हमें फीडबैक दिया है और कहाँ हमें कमी रह गई है, कि फीडबैक से कैसा है कि अपना वो फायदा निकाल सके कि क्या हमें इम्प्रूव करना है जिससे हम और बेहतर बना सके खुद को। तो इससे एडवांटेजेस क्या होते हैं, सेव टीचर्स टाइम, क्योंकि देखिए जो काम टीचर का है कि बच्चे को हर उस पर जज करना, हर उस पर इवेल्युएट करना, वो साथ में पेयर भी कर रहा है। तो उससे क्या है कि हो सकता है जो बात टीचर की नज़र में ना आई हो वो साथ वाले के नज़र में आ गई, क्योंकि इतने सारे लोग उस वक्त जज कर रहे हैं उस बंदे को। फिर अब बात आती है मेटाकॉग्निटिव की। तो इसमें क्या होता है कि जो मिस्टेक अगर हम अभी कर रहे हैं तो जब हमें फीडबैक मिलता है तो हम वो बाद में ना करें, ये होता है। फिर बात आती है पेडागोजिकल की, कि समय के साथ क्या है इंप्रूवमेंट आने लगती है, कि पेडागोजी क्या होती है कि कैसे कैसे हम धीरे धीरे सीख रहे हैं ना, तो वही चीज़ है कि समय के साथ क्या है इंप्रूवमेंट आने लगती है। फिर हम बात करेंगे फास्टर फीडबैक की, क्योंकि क्या है साथ वाले जज कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर जज कर रहे हैं, तो फटाफट फीडबैक मिलता है कि हाँ क्या कमी थी, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। पॉजिटिव एटीट्यूड, इससे क्या है कि टीचर जो मतलब माइक्रो टीचिंग जो अभी कर रहा है वो आगे जाके टीचर ही बनेगा, तो उनको क्या है कि पॉजिटिव एटीट्यूड आता है कि किसी भी फीडबैक को कैसे लिया जाना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी ने कुछ कमियां बता दी तो आप उससे गुस्सा हो जाएं, तो ये चीज़ नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है एक इंसान में। अगर अब हम बात करें कि डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ओवर जेनरोसिटी में क्या होता है कि सबको अच्छे मार्क्स देना। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सबको अच्छे मार्क्स दे देते हैं, ये सोचिए कि वो भी हमें फिर उल्टा अच्छे मार्क्स देगा। अगर वो दूसरे उसके साथ वाले लोग उसे अच्छे मार्क्स नहीं देते हैं तो फिर उसका नुकसान हो जाता है इसमें। फिर अगर हम बात करेंगे क्रिएटिव अकाउंटिंग की, कि क्रिएटिव अकाउंटिंग मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ही शैतान होते हैं, वो क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं कि हम दूसरों को क्या कम मार्क्स दे देंगे तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये एक डिसएडवांटेज है। इंडिविजुअल पेनलाइजेशन, अब क्या होता है कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि एक के खिलाफ हो जाते हैं सारे, कि हाँ इसको तो हम गंदे मार्क्स ही देंगे, तो वहाँ पे क्या है कि ये भी गलत बात है। स्ट्रेसफुल टू स्टूडेंट्स, अब हो सकता है किसी बच्चे की क्लास में नहीं बनती है अपने आसपास वालों से, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस भी दे रहा है, तो उसके लिए स्ट्रेसफुल हो जाती है ये कंडीशन, क्योंकि उसे पता है कि वो लोग उसे अच्छे मार्क्स नहीं देंगे। बायसनेस, हो सकता है कि बच्चे क्या है एक दूसरे के को बायस मार्क्स दे, अपने दोस्तों को क्या है अच्छे मार्क्स दे दें, बल्कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म ना भी किया तब भी, और दूसरों को ना दें, तो ये हो सकता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उन बच्चों को क्या है उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने वो चीज़ उतनी जानी नहीं है, तो हो सकता है कि वो प्रॉपरली क्या है मार्क ना दे पाएँ या फिर बायसनेस वही चीज़ शो करें। तो ये सारी क्या होगी हमारी डिसएडवांटेजेस हो गई। तो फ्रेंड्स पेयर असेसमेंट में सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन जानी, फिर लेवल्स ऑफ पेयर असेसमेंट जाने, फिर इफेक्टिव इंप्लीकेशंस ऑफ पेयर असेसमेंट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट के बारे में। तो सेल्फ असेसमेंट जैसे वर्ड ही बता रहे, सेल्फ, खुद को असेस करना, कि जैसे देखिए कि हम औरों से झूठ बोल सकते हैं कि हमें ये आता है हमें नहीं आता, लेकिन हमें खुद को पता होता है ना कि हमें क्या चीज़ आती है। तो जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हम पहले खुद को सेल्फ असेस करते हैं कि क्या हम ये काम कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि अपनी आइडेंटिटी को पहचानना, खुद की तरफ देखना। ये हम किस बेसिस पे करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस की तरफ से। जैसे मान लीजिए कि किसी बंदे को पानी से थोड़ा डर लगता है, तो फिर अगर उसे कोई स्विमिंग कह रहा है कि हाँ चलो स्विमिंग करने चलते हैं, तो वो थोड़ा डरेगा, तो वो सेल्फ असेस कर रहा है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। एक तरीके का क्लियर आइडिया लेना होता है कि क्या हमने अचीव कर लिया और क्या भाई हमें अचीव करना है, कि क्या याद कर लिया और क्या और चीज़ सीखनी है। तो जब सेल्फ असेस करते हैं तो ये चीज़ हमें पता चलती है। फ्यूचर एक्शंस और टारगेट्स के बारे में मतलब हम डिसीजन ले पाते हैं जब हम खुद को असेस कर लेते हैं कि हाँ हमारी ये एबिलिटीज़ है तो हम ये कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी को मतलब देश प्रेम बहुत है किसी में, तो वो सोच लेता है कि मैं आर्मी में जाऊंगा, तो उसने सेल्फ असेस किया खुद को कि मेरे में क्या क्वालिटी है। फिर बात करेंगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की।
तो इसमें सबसे पहले आएगा सेल्फ असेसमेंट सैंपल, कि हमें क्या है कि सेल्फ असेसमेंट करते वक्त हमें सोचना है कि हमारा क्या गोल होगा। कि जैसे मान लीजिए कि हमने गोल बना लिया कि आज हम एक दिन में एक चैप्टर कवर करेंगे, तो क्या हम वो कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक गोल बना के चलना दिमाग में। फिर अगली बात आती है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की, कि हमें क्या है अपने दोनों स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता करना चाहिए कि हमारे स्ट्रेंथ से हमें क्या एडवांटेज हो सकती है, या हमारी वीकनेस से कहाँ हमें मतलब कि डिसएडवांटेज हो सकती है, या कहाँ हमें हमारी वीकनेस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फिर उसके बाद बात करेंगे सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट्स की। अब हम जब सेल्फ असेस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहाँ किस जगह पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वीकनेस थोड़ी सी, जैसे हम आर्मी में जाना चाहते हैं मान लीजिए, या फिर पुलिस में जाना चाहते हैं, तो ये क्या है कि फिजिकली अगर हम थोड़े वीक हैं कि हमारी रनिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो तो हम चेंज कर सकते हैं ना प्रैक्टिस के साथ। तो वो चीज़ की क्या क्या सजेस्टेड इंप्रूवमेंट्स है। फिर अगली बात आती है बोथ सिलेक्शन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे कि हम बोल सकते हैं बहुत ऑब्जेक्टिव एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है कि दोनों तरीके के क्वेश्चंस होने चाहिए, कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होने चाहिए जब हम खुद को सेल्फ असेस कर रहे हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए, हर क्राइटेरिया के लिए अलग अलग तरह की थिंकिंग होती है। कहीं पे कन्वर्जेंट थिंकिंग लगानी होती है, तो कहीं पे डाइवर्जेंट थिंकिंग लगानी होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ सेल्फ असेसमेंट्स की, कि कहाँ पे हमें फायदा हो सकता है सेल्फ असेसमेंट से। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आएगा वैल्यू इन्वेंट्रीज, ये पता करने के लिए कि क्या आइडियाज हैं, बिलीव्स, हेल्प्स टू डिस्कवर व्हाट आइडियाज एंड बिलीव्स आर इंपॉर्टेंट टू टेक वैल्यूज इनटू अकाउंट व्हाइल चूजिंग अ करियर। कि जब भी हम कोई करियर चूज करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमारे आइडियाज क्या हैं, बिलीव्स कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ऑनेस्ट है, तो वो क्या सोचता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम करूंगा, या फिर कुछ किसी को मशीनरीज वगैरह में ज़्यादा नॉलेज होती है तो वो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ हमारी कैसी हैं उस हिसाब से हम करते हैं काम। जैसे किसी में देशभक्ति का ज़्यादा है तो वो कुछ ऐसा कुछ करना चाहेगा कि आर्मी में जाना, पुलिस में जाना, या यूपीएससी वगैरह क्रैक करने की सोचेगा। तो वैल्यूज़ हमारी कैसी हैं उस हिसाब से हम करियर चूज करते हैं। इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स कैसे हैं। अगर किसी को होता है कि आराम वाली जॉब चाहिए होती है, किसी को थोड़ी एडवेंचरस जॉब चाहिए होती है, तो उस हिसाब से। पर्सनालिटी इन्वेंटरीज की क्या है, एक तरीके से मोटिवेशन मिलती है, नीड्स हमारी क्या है, हमारा एटीट्यूड कैसा है किसी भी चीज़ के प्रति। एप्टीट्यूड असेसमेंट, इसमें क्या है कि हम नेचुरल टैलेंट को असेस करते हैं कि कैसा टैलेंट है। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या फिर हमें सिचुएशंस दी जाती हैं। तो ये सारे सेल्फ असेसमेंट स्कोप्स हैं। फिर हम बात करेंगे फीडबैक ऑफ सेल्फ असेसमेंट के। क्या फीडबैक मिलता है सेल्फ असेसमेंट से। कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड, एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड मिलता है कि कहाँ पे हमें क्या इंप्रूव करना है, एक होलिस्टिक व्यू मिलता है हमें। अचीवमेंट ऑफ एम, अगर हमने खुद को सेल्फ असेस कर लिया कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो हम अपने एम को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। करेक्शन ऑफ आंसर शीट इन प्रेजेंस ऑफ एग्जामिनी, तो अगर जिसने टेस्ट दिया है, तो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ टीचर क्या करते हैं कि बच्चे के सामने टेस्ट चेक करते हैं ताकि उसे साथ साथ में उसकी प्रॉब्लम्स बताई जा सके, तो खुद को वो सेल्फ असेस कर सके कि कहाँ उसने गलती करी है। इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये पता करना कि क्या सीख चुका है और उस चीज़ से हमें क्या फ़ायदा हुआ है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, वही चीज़ मैंने बोली कि जब हमें खुद के बारे में पता चल चुका है तो हमें क्या है अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, हमें पता चल जाता है कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो बहुत सारी फील्ड्स हमारे लिए बन जाती हैं। तो एक हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि सेल्फ असेसमेंट गिव्स द पर्सन अपॉर्चुनिटी टू हैव वॉइस इन द प्रोसेस एंड इट मेक्स देम फुली अवेयर ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज बीन मेजर्ड। कि उससे क्या है कि हमें हमारी क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है खुद को, और जब हमें कोई चीज़ खुद को पता चलती है तो हम उसे इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम फोकस होकर किसी भी चीज़ के बारे में काम करें। तो फ्रेंड्स, सेल्फ असेसमेंट के बारे में पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, फिर स्कोप लिखेंगे सेल्फ असेसमेंट का, और फिर हम फीडबैक लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस के बारे में। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जैसे वर्ड ही बता रहा है, जो कि क्या है कंप्यूटर की मदद से ली जाएं, तो वही एक तरीके से ऑनलाइन एग्जामिनेशंस ही आ गई इसमें भी। तो ये क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड होते हैं, असेस्ड होते हैं, वो सारे एग्जाम्स आएंगे इसमें, जिसमें रिस्पॉन्स क्या है पूरा क्या है इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है सारा कुछ। तो ये क्या है कि किसकी मदद से होते हैं, लोकल सर्वर कनेक्टेड होता है जो लोकल एरिया नेटवर्क में, उसकी मदद से होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए होते हैं। फिर इसमें हम बात करते हैं कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्टिंग की। ये क्या है, एक तरीके का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें क्या होता है एग्जामिनी का एबिलिटी लेवल चेक किया जाता है कि कितना एबल है वो किसी काम को करने के लिए। इसीलिए इसको क्या है टेलर टेस्टिंग भी बोला जाता है। इसमें क्या है कि जो आइटम सिलेक्ट करते हैं, सेट ऑफ आइटम्स, तो वो किसके ऊपर बेस होता है कि पिछले रिस्पॉन्स के प्रति। अगर जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया,
तो फिर उसको नेक्स्ट स्टेज पे क्या है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आएगा, उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ठीक दे दिया तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या आएगा, हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो ये क्या करता है कि एक तरीके से पिछले रिस्पॉन्स के बेसिस पे अगले क्वेश्चन आते हैं इसमें। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सीबीटी, कंपोनेंट्स क्या है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के, सबसे पहले हम बात करेंगे प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटीज की। प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटीज में क्या आएगा, क्वेश्चन बैंक मैनेजमेंट करना कि क्वेश्चन बैंक हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो। एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, उनका रजिस्ट्रेशन करना कि जो जो बंदे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें, या जो जो बंदे एग्जाम देना चाहते हो। एग्जामिनेशन सेंटर की पूरी प्लानिंग करना कि कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर होंगे नज़दीक उन लोगों के एरिया के। तो ये सारी चीज़ें आएंगी प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ में, जो एग्जामिनेशन के पहले हो रही हैं। फिर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ की। तो इसमें क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सेंटर की, टेस्ट सेंटर का चेक करना कि वहाँ पे उतने कंप्यूटर्स हैं भी हैं जितने हमने बंदों को वहाँ पे सेंटर अलॉट कर दिया है। सैनिटेशन करवाना वहाँ की। ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स की, क्या वही कैंडिडेट आ रहे हैं पेपर देने, ऐसा तो नहीं है कि किसी और की जगह कोई और ही आया जा रहा है। लोकेटिंग कंप्यूटर एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, वही है कि कंप्यूटर्स को चेक वगैरह करना और एग्जाम कंडक्ट करवाना। फिर हम बात करते हैं पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ की। पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटी मतलब जो उसके बाद हुई, मतलब कि क्या है कि एग्जाम हो चुके तब क्या करेंगे, स्कोर कार्ड जनरेट होगा, वही रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, सर्टिफिकेट्स इशू होंगे। तो ये सारी पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। हम बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इन इंडिया की, इंडिया में कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले बात आती है ओपन मोड की, जहाँ पे कोई भी डायरेक्ट ह्यूमन सुपरविजन नहीं होता, कोई ज़्यादा ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए होती, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के भी हो सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि छोटे छोटे किसी किसी साइट्स पे होते हैं, क्विज़ेज होते हैं, टेस्ट होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कुछ रजिस्टर करवाना पड़ता है, आपको जाके वहाँ पे कर सकते हैं टेस्ट। तो वो एक तरह की क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है कि ज़्यादातर ये क्विज़ेज वगैरह जनरल नॉलेज के बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं ऐसे। फिर उसके बाद आते हैं कंट्रोल्ड मोड, इसमें भी क्या है, कोई डायरेक्ट सुपरविजन नहीं होता है। तो लेकिन ये होता है कि आपको पहले क्या रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करवा रही है या कुछ, तो वहाँ क्या आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, पर कोई ह्यूमन सुपरविजन उतना होगा नहीं। फिर उसके बाद क्या आती है सुपरवाइज्ड मोड। अब यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट ह्यूमन सुपरविजन होगा, जैसे कि मान लीजिए हमारे स्कूल्स वगैरह में हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या टीचर्स है ना, वहाँ पे आइडेंटिटी, ऑथेंटिकेशन ऑफ आइडेंटिटी भी होगी कि हमारी आइडेंटिटी भी चेक करी जाएगी, ऐसा तो नहीं कि कोई और ही बंदा टेस्ट दिया जा रहा है। फिर उसके बाद आती है मैनेज्ड मोड। अब ये होते हैं जो हाई लेवल ऑफ सुपरविजन में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, तो ये सारे क्या है कि हाई लेवल ऑफ सुपरविजन में होते हैं। यहाँ पे क्या है कि टेस्ट सेंटर्स प्रॉपर अलॉट किए जाते हैं कि कहाँ पे आपका एग्जाम होगा, बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिजाइनिंग द प्रोग्राम इश्यूज। तो इसमें ये आता है कि हमें किस तरीके से डिज़ाइन करना है सीबीटी को, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग किस तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी की प्रॉपर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि टेस्टिंग के लिए चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर ही काम नहीं कर रहा है तो कोई कैसे टेस्ट दे पाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। फिर अगली बात हम करते हैं क्वालिटी की, जो टेस्ट मटीरियल है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जीई का पेपर ले रहे हैं और आप कुछ लो लेवल की चीज़ें डाल दे रहे हैं या कुछ कर दे रहे हैं। तो मतलब कि प्रॉपर एक क्या होना चाहिए कि एक क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि कब टेस्ट दिया जाएगा, और एक पूरी ऑथेंटिकेशन चेक करनी चाहिए कि मतलब कि जो बंदा जिसने फॉर्म भरा है क्या वही दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बात आती है सिक्योरिटी की, पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी वो डाटा पहुंच जाए। टेस्टिंग मटेरियल क्या है, पूरा सिक्योर होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं आइटम टाइप्स की कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत ही कॉमन है कि क्या आएगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। फिर हम बात करते हैं हॉट एरिया की। तो हॉट एरियाज क्या होते हैं, एक तरह के ग्राफिक टेस्ट होते हैं। ये जनरली हम लोगों ने वैसे कम ही देखे हैं, बट हम लिख सकते हैं टाइप में कि इसमें क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट क्या है सिलेक्ट करते हैं और फिर जिसको क्या है कि जब वहाँ से माउस हटाते हैं तो वो क्या है वो एरिया शेड हो जाता है। तो मतलब एक तरह के ग्राफिक टेस्ट है ये। फिर उसके बाद अगली हम बात करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप की। अब जैसे वर्ड ही बता रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप, तो इसमें क्या है मूव सोर्सेज फ्रॉम द सोर्स एरिया इनटू टारगेट्स इन द डायग्राम इन वर्क। जैसे करते हैं ना कि हम किसी पजल को सॉल्व करते हैं तो एक जगह से ले आके हम दूसरी जगह रख देते हैं उसको, तो ड्रैग करना और ड्रॉप कर देना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्रिएटर ट्री। इसमें क्या है कि एक तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, तो जो हमारा राइट आंसर होता है उसे हम प्रॉपर ट्री के फॉर्म में क्या अरेंज कर देते हैं कि हाँ पहले ये चीज़ आएगी फिर ये चीज़ आएगी। तो एक तरह का कि एक मतलब ट्री जैसा बना देना कि नॉलेज बेस्ड टेस्टिंग है ये एक तरह की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन बैंक कैसा होना चाहिए। अब सीबीटी के लिए क्या बहुत सारे टेस्ट आइटम चाहिए, क्योंकि ये क्या इसमें रैंडम्स क्वेश्चन आते हैं हर किसी को, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बैंक प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए कि आइटम्स नीड टू बी ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएट सीबीटी सॉफ्टवेयर, कि एक प्रॉपर सीबीटी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है हर एग्जाम के लिए कि कैसे उसकी क्या होगी पूरी प्रोसेसिंग होगी। फिर उसके बाद क्या है कि आइटम्स को क्या है क्लासीफाई करना चाहिए डिफिकल्टी लेवल्स के बेसिस पे। अब क्वेश्चन बैंक में क्या होता है डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे क्वेश्चन होता है कि हाँ ये 20 क्वेश्चन हम लोअर लेवल के रखेंगे, फिर उसके हायर लेवल के, फिर एकदम हायर लेवल के। तो ये क्या है कि क्वेश्चन बैंक में पूरी तरह की वेराइटी होनी चाहिए।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिंग एजेंसी की। तो इसमें क्या होता है कि सीबीटी जो कंडक्ट किए जाते हैं वो सीबीटी वेंडर्स की मदद से किए जाते हैं। तो ये वेंडर्स क्या होते हैं, ये पूरा ध्यान रखते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं कि उनमें इनकी स्पेशलाइजेशन होती है कि अच्छे से हो पाए, ये पूरा ध्यान रखते हैं। एक प्रॉपर सीबीटी सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं ये। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखते हैं कि हाँ वो सारे कंप्यूटर्स वगैरह वर्क करें या नहीं। ये सारा होता है कि मतलब टेस्टिंग एजेंसी की मतलब जो चीज़ें चाहिए उसके लिए वो अवेलेबल है या नहीं है, ये चेक करना। फिर उसके बाद बात करेंगे हम प्रोसीजर की, जो कि आप सबको पता ही है कि सबसे पहले क्या है कि आइकन पे डबल क्लिक करना ताकि पेज आए। फिर पेज पे क्या है, हमारा यूजर नेम या पासवर्ड हमें लिखना होगा। फिर उसके बाद जो भी डिटेल्स पूछी हैं वो लिख देनी है। फिर उसके बाद क्या है कि पेज शोइंग एग्जाम इंस्ट्रक्शन विल अपेयर की जो उस पर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता ही है। तो फिर उसके बाद क्या स्टार्ट कर देना एग्जाम को। फिर क्वेश्चन आएंगे, फिर उनको क्या है क्वेश्चन को टिक करना है जो जो हमें चाहिए। फिर हमें क्या होता है कि टाइम्स क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है वहाँ पे, तो टाइम भी साथ साथ में चेक करते रहना है। तो फिर जब हमारा पेपर क्या खत्म हो जाता है तो हमें क्या करना है, उन्हें सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये सारी क्या आ जाएगी, प्रोसीजर में आ जाएगा। तो फिर अगर तो एमसीक्यू टाइप ही है तो आसानी से हो ही जाएगा। लेकिन अगर लार्जर है मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन है तो क्या है लार्जर बॉक्स मिलना चाहिए। और अगर हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो वही सारी चीज़ें हैं। फिर लास्ट में मतलब क्या है सबमिट कर देना, ये सब हमें पता ही है। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते क्या है वो लिखेंगे। फिर उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो बताएंगे। फिर इंडिया में किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है पूरी डिजाइनिंग बताएंगे इसकी, कैसे आइटम टाइप्स हो सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में क्या वैरायटी होनी चाहिए, टेस्टिंग एजेंसी। और फिर लास्ट में हम इसके थोड़े से फायदे लिख सकते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और प्रोसीजर भी लिखना है। तो अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट की। अब जिसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी यूज़ हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या सॉफ्टवेयर यूज़ हो असेस करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ही इंस्टेंट असेसमेंट होता है कि किसी को क्या है बहुत जल्दी नॉलेज मिल जाती है, नॉलेज गैप्स हम पता कर सकते हैं, सपोर्ट डीपर लर्निंग। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इससे टीचर को क्या फ़ायदा होता है। टीचर को क्या है कि एक ही बार में पता चल जाता है कि कोई बच्चा कैसे आंसर दे रहा है या फिर कैसे मतलब उसकी प्रोग्रेस कितनी है। क्योंकि इसमें क्या है कि टीचर क्या है कि आसानी से कैसे पता लगा सकता है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्ड इन्फो मिल रही है। क्योंकि क्या है सारी चीज़ें क्या सिस्टमैटिक वे में हो रही हैं। तो बच्चे ने कोई क्वेश्चन कितनी बार गलत किया या फिर उसने कितने अटेम्प्ट्स में कोई क्वेश्चन ठीक किया, ये सारी चीज़ें टीचर को आसानी से पता चल सकती है। तो इससे क्या है कि एक अच्छा फीडबैक बहुत ही कम टाइम में मिल सकता है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या आते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज जो हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट है एक तरीके से, कि कैसे हम उसमें भी किस तरीके से हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस चीज़ में। लर्निंग थ्रू वीडियोस, जो हम वीडियो से लर्न करते हैं, क्विजेस, कंपटीशन, जितनी भी ये चीज़ें ऑनलाइन हो रही है ये सारी क्या है एक तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट्स हैं। अब अगर हम बात करेंगे इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि कई फाइल्स में रिकॉर्ड रखना पड़ रहा है या कुछ, इलेक्ट्रॉनिक है सारी चीज़ें, क्या है डिजिटल है। स्पीड्स डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ न्यू असेसमेंट्स, अगर क्या है कि कोई नई असेसमेंट आती है तो क्या वो ज़्यादा लोगों में हम दे पा रहे हैं, तो क्या है कि हम टेस्ट कर पा रहे हैं कि हाँ ये असेसमेंट अच्छी है या नहीं है, इससे लोगों की क्वालिटीज़ के बारे में हमें पता लग पाएगा या नहीं। ब्रॉडर इंप्रूवमेंट इन प्रोवाइडिंग फीडबैक, कि क्या है कि बहुत बड़े स्केल पे फीडबैक मिल सकता है। तो जैसे इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी बंदे ने अपनी पोइम, वीडियो या कुछ भी डाली है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग फीडबैक दे रहे हैं ना जो उसे जानते भी नहीं, तो क्या एक ब्रॉडर इंप्रूवमेंट इन प्रोवाइडिंग फीडबैक। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग की। ऐसा नहीं हम कह सकते ये हमारे लिए ही डिफिकल्ट या डाला गया या कुछ, तो वो सबके लिए एक जैसा ही है। तो वो चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत टाइप्स के टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप है या किसी और टाइप के हैं, या हो सकता है सब्जेक्टिव टाइप हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा पूरा एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हो सकता है कि ये 4 मार्क्स में या मतलब अलग से भी आ जाए शॉर्ट क्वेश्चंस में, या हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन पेयर असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट इकट्ठा आ जाए, या हो सकता है कि पूरा ही डाल दें ट्रेंड्स इन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, तो इसे आप अच्छे से कर लें। और वीडियो में अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।